हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल है? हैं? और राजे, की हाल है तोड़ा? वधिया है भाई सारे। हैं जी? ठीक है जी फिर। नमस्ते। ठीक है, जुड़ जाओ पहले अच्छे से, उसके बाद पढ़ेंगे। यस सर। जुड़ जाओ भाई। यस सर से गाना याद आ गया मेरे को। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह वाह, क्या भीड़ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब मजामा? કેમ છો? हम्म। चलो, सॉन्ग प्लीज कह रहे हैं। सही बात। तुमने पैसे सॉन्ग सुनने के दिए हैं, आके मेरे सिर पे ऐसे 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 पैसे वार के चले जाना फिर। है, ऐसे कर लेना। कह रहे वाह, क्या गया है। डीजे नाइट। ले, ये वाला पढ़ेंगे आज भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसमें कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ टर्म्स हैं बेसिकली। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो शब्द आते हैं तो फिर तुम परेशान हो जाते हो। कह रहे ये क्या है, कह रहे अल्टीमेट शेल क्या है, पेनल्टीमेट शेल क्या है, प्री पेनल्टीमेट शेल क्या है, वैलेंस शेल क्या है, क्या है ये डायगोनल रिलेशनशिप। इस तरह की कुछ बातें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे पास समय बचा, जो कि बचना चाहिए, तो फिर हम पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर आएंगे, जो कि आगे आने वाली सारी प्रॉपर्टीज का बेस है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है भाई। हम्म। नैन ना जोड़ी किथे, नैन ना जोड़ी। बस, हो गया। इतना ही आता है मेरे को। अभी क्या है कि आते हुए यही आ रहा था एफएम पे, तो यही याद रह गया बेटा। बाकी याद नहीं रहते गाने मेरे को। चलो बेटा, होमवर्क देख लेते हैं पहले, होमवर्क का आंसर। बस जो याद रह जाता है ना, अभी जैसे एफएम पे यही बज रहा था, एफएम पे तो यही सुन लिया, और क्या है, तो यही बोल लो भाई। चलो, ये वाले एक बार क्रॉस चेक कर लो। बताओ भाई। चलो आज ना, जाते हुए एक गाना सुनाऊंगा बस, तुम्हारे लिए। ठीक है ना? पक्का? अभी पढ़ लो। पक्का? डन? जाते हुए अपने वो थैंक यू वाली स्लाइड के साथ। हाँ जी, हाँ जी, सारे सही है। बस बोल दिया सुनाऊंगा। अब वो कैसा भी सुनाऊं, ठीक है ना? जज मत बन जाना बस बैठ के, पर मैं सुना दूंगा। ठीक। ताकि क्या है कि आधे लोग भाग जाएंगे तो ऑडियंस कम हो जाएगी, वो मैं सुनाता ही ऐसा हूं। यस, हो गया। क्या सर सब कुछ सही है बेटा? देखो, पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला केस जो था वो स्पेशल केस था, याद रखना। है ना? ये पैलेडियम वाला केस है बेटा। पैलेडियम वाला केस है, याद आया? पैलेडियम वाला केस है जिसमें वो 5s जो होता है ना बेटा, वो जीरो होता है। यहां जो 5s होता है, ये जीरो होता है, तो इसको लिखते नहीं है। लेकिन आप इनर्ट गैस से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फिफ्थ पीरियड का है। ठीक है? एक्सप्लेन फर्स्ट कह रहा है। उसके बाद, हाँ जी,
ये आपका वो गैडोलिनियम है 64, गैडोलिनियम है, ये भी हमने कल कर ही लिया था। ठीक है भाई, देखो आप इसको चेक करो ना, ये z इज इक्वल्स टू 46 अलग से लिखवाया हुआ है बेटा मैंने। आप कैसे कह सकते हो कि फर्स्ट वाला वापस से एक्सप्लेन करो, चेक करो, मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब एन पी में अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो डेफिनेटली पी ब्लॉक तो हो गई, फिर पीरियड हो गया इसका 7वां, इसका हो गया 3रा। और पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर कैसे निकलते हैं, तो 12 में पी के इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, पी में 2 हैं, पी में 4 हैं, तो ये 16 हो जाएगा। उसके बाद आता है ये नेक्स्ट वाला, इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पीरियड तो 6 है ही, ठीक है। एस ब्लॉक ये नहीं है क्योंकि 1 कम डी और 2 कम एफ में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर आप अंदाजा लगाओगे तो पता लगेगा कि ये डी है ना भाई, ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम जोड़ लिया करो, एक एटॉमिक नंबर बन के आ जाता है, वहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो यहां पे ग्रुप नंबर इसका आएगा क्या, 12। क्यों आएगा कि जब डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर कैसे निकलता है, इन दोनों को काउंट करने से, n-1 डी के और ns के इलेक्ट्रॉन काउंट करने से ग्रुप नंबर निकलता है। ठीक है बेटा, याद होगा। चलिए, उसके बाद आता है ये वाला, ये तो बहुत आसान है, 6th पीरियड है, एस ब्लॉक है डेफिनेटली, और एक ग्रुप नंबर क्या है इसका, 1 है। ठीक है भाई, 5वां वापस बताओ, क्यों इसमें दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है मुझे बताओ ना। सब कुछ भरे हुए हैं, ठीक है, तो आप इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, एफ है या डी है, ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। एस तो है नहीं, काट दो, पी है नहीं, भाई 5वें में दिक्कत क्या है, एस नहीं है, पी नहीं है। अब सर ये डी है या एफ है, तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा एफ ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे भाई, हमने जितने एफ ब्लॉक के एलिमेंट पढ़े हैं, हमने कहा कि n-2 एफ में 1 से लेके 14 होंगे, लेकिन साथ में जो n-1 डी होगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, और एक और होता है वो 2 वाला जो कि थोरियम होता है, छोड़ो उसको, एक एलिमेंट है। मुझे बताओ 0 1 2 के अलावा तो कोई केस नहीं है, तो ऐसा कौन सा एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा जिसमें साथ में डी में 10 होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। समझो ना, आप चीजों को सीख थोड़ी रहे हो, आप तो रट रहे हो, इसका मतलब है। बेटा मैंने सिखाया है ना कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें यह बताता है कि उसमें अगर कभी डी हुआ तो वो 0 1 या 2 होगा, और 2 ओनली फॉर द थोरियम 90। तो इसका मतलब है ये तो है ही नहीं, केस ही नहीं है ना, 10 इलेक्ट्रॉन डी में है, तो बताओ, इसलिए हमने इसको कहा कि ये एफ भी नहीं है, तो बचा क्या, फिर डी बचा। आसान है, लगाओ दिमाग, लगाओ बेटा दिमाग लगाओ, दिमाग को दौड़ाओ भैया, ऐसे जंग खा जाएगा वो है। लो चेटें अटक गई, हर्षराज 64, कनिका गोयर 5 वाला, ऑल करेक्ट, आदित्य राज अटक गई, चेटें अटक गई, चेटें रुक जाओ, चेटें अटक गई बेटा। रीलोड करने दो, छोटा मोटा कारीगर तो मैं भी हूं। आ गया, देख रहा है विनोद, मुझे भी चलाना आ गया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, जो करेक्ट है तो उनको तो बधाई, जिनका गलत है वो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कुछ नई चीज करा दी। फिर एक अगला होमवर्क ये भी था बेटा, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर से चीजों को देखना था। ठीक है, 72 पता है कहां आएगा, 6th पीरियड में आएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद आने वाले इनर्ट गैस 86 है, तो उसका पीरियड 6 होता है, तो इसका भी 6 होगा। ग्रुप नंबर इसका 4 है, कैसे निकालोगे, तो निकाल लो, 72 में वो फॉर्मूला वगैरह बताया था, तो उससे निकाल लो, या सोचो, दिमाग लगाओ कि थर्ड ग्रुप में लेंथेनम होता है 57, फिर सारे नीचे आ जाते हैं 71 वाले, फिर 72 वापस ऊपर जाता है, तो इसका मतलब है वो तो 4th ग्रुप है, 4th ग्रुप है, और आपने तो तरीके से निकाल दिया होगा, ठीक है, डी ब्लॉक हो गया। 33 4th पीरियड होगा, 15th ग्रुप होगा, पी ब्लॉक होगा। मैंने आपको क्यों ऐसा बोला था कि कॉर्नर्स याद करना, इसको देखकर आप ये याद रखो कि जिंक जो होता है ना वो आखिरी एलिमेंट होता है। मैं ऐसे मतलब मेरे तरीके से मैं कैसे करता हूं वो मैं बता रहा हूं बेटा।
मैं ऐसे बताता हूं कि ये जो होता है ना, जैसे ये 33 है, तो 33 के आसपास का कोई ऐसा एटॉमिक नंबर जो आपको याद हो, लगाओ दिमाग। तो मैंने कहा था कि किनारे जरूर याद करना, तो आपने जिंक वाला जो ग्रुप है उसके किनारे याद किए होंगे, एंड दैट इज योर 30, 48 एंड 80, 80 किया होगा, और नीचे 112, ये किनारे याद किए होंगे। जैसे ही आपने किनारे याद किए होंगे, आपको लगा होगा कि यार 30 वाला तो 12वां ग्रुप है। जिंक वाला क्या होता है, डी ब्लॉक का आखिरी ग्रुप जिंक वाला होता है, जिंक वाला, तो जिंक वाला आखिरी ग्रुप है 12। अब 30 पर अगर 12 है तो 31 पर 13वां ग्रुप होगा, 32 पर 14th, और 33 पर 15th ग्रुप होगा नहीं होगा? आप सीधा निकाल सकते हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। अगर ये चीजें करना आ गई और प्रैक्टिस हो गई, मजा आ जाएगा। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा ना, अगर आप सोचना सही शुरू कर दोगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, बहुत बेसिक सी बात है कि मैंने कहा था कि बेटा ये एटॉमिक नंबर्स याद कर लेना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो आसपास की चीजों का, फटाफट फटाफट। ठीक है, ओके, सही है। ये पी ब्लॉक हो गया। अब देखो 82, 82 को भी सोचो कि इधर 80 पर 12 है, तो दो आगे हो गया, तो इसका मतलब है कि 13 और 14 ये हो गया। पीरियड हो गया 6th, वो तो आप इनर्ट गैस से निकाल लोगे। 14 ये भी पी ब्लॉक हो गया। 13, अब ये तो वो वाला केस है 104 से 118 वाला, यानी कि लास्ट 2 डिजिट इसका ग्रुप नंबर होता है, वही मैंने लिख दिया। पीरियड इसका 7 लिख दिया, पी ब्लॉक हो गया। 68, 92 ये लेंथेनोइड है, ये एक्टिनोइड है, तो इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगता, दिमाग लगता है बस कि 6th पीरियड 7th पीरियड, थर्ड ग्रुप सेम होता है दोनों का ब्लॉक भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। करेक्ट है बेटा, क्लियर है? ये लाइव कैप्शन क्या चल रहा है यार? हाँ जी। अब वही सारी चीजें, एक बच्चा लिख रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वही सब सीखते हैं। तो आओ कुछ आपको आज ऐसी बातें सिखाते हैं। अच्छा, कुछ सवाल करना चाहोगे? पहले पहले दिमाग लगाना चाहोगे क्या? पहले एक दो सवाल करोगे, फिर करें ये काम, फिर पढ़ते हैं, चलो। चलो पहले दो सवाल करते हैं। एलओजी पोल, एलओजी पोल चालू हो गया। ठीक है जी। हाँ, each period in periodic table start with a subshell of new shell and ends with, जिसको फॉर्मूला याद है वो तो कर लेगा, एक जनरल फॉर्मूला सीक्वेंस का जिसको याद है ना, वो हर पीरियड का आपको भी पता है कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है। इसको फर्स्ट पीरियड कंसीडर मत करना इसमें, है ना, फर्स्ट पीरियड कंसीडर मत करना इसमें, वरना दिक्कत हो सकती है। फर्स्ट पीरियड कंसीडर मत करना। देखते हैं कितनों ने सही किया। 54% लोगों ने, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कुणाल कुमार, ये आ गया फिर से 7। कुणाल कुमार को वीडियो कॉल लगाऊंगा, यहां से डायरेक्ट लगेगा क्या? कुणाल ही समझाएगा आप सबको कि क्या अप्रोच थी। कुणाल, बड़ा बड़ा कुणाल, फोन थोड़ा बड़ा, बड़ा फोन ही नहीं उठा रहा वो, है? कुणाल फोन ही नहीं उठा रहा भैया। कुणाल, तू साडे नाल नहीं जुड़ना चाहता क्या? ओ कुणाल, उठा ले राजा,
कुणाल नहीं उठा रहा। तेरी की नहीं उठाया। अगली बार करेंगे किसी को। साध कौन है इसको आज फोन लगाया ही जाए, चलो। बहुत डिमांड है भैया, साध को फोन लगाओ, लगा रहे हैं। सिस्टम ही खराब हो रखा लग रहा। साध आया, साध को लग रहा है भाई, अब नाम आया साध का। सिस्टम है भाई। साध भी नहीं उठाएगा। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके। उठाओ साध। साध भी नहीं उठा रहा। सबके फोन खराब हो गए, साइलेंट करके बैठे हैं ये नहीं उठा रहा ये नहीं उठा रहा। साध भी नहीं उठा रहा। और साध शादी में चला गया। हाँ जी, पहली चीज इस सवाल को थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहां लिख देते हैं एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के चक्कर में ये सवाल गलत हो सकता है बेटा, है ना। क्योंकि फर्स्ट पीरियड, हर कोई पीरियड जो है ना, देखो, इस फर्स्ट पीरियड को छोड़ो, वो एस पे खत्म होता है, बाकी तो एस से शुरू होके पी पे ही खत्म होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, कि जो ये एनएस होता है वही एनपी होता है। आखिरी फॉर्मूले में जाके चेक कर लो। यानी कि अगर आप लिखते हो एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी और एन पी, ऐसा लिखते हो, तो मुझे बताओ कि यहां तो शेल नंबर चेंज होगा, क्योंकि एन में से दो चले जाएंगे। अगर आप इसको सिक्स्थ पीरियड लेते हो तो यहां फोर हो जाएगा, यहां फिर पांच हो जाएगा, यहां लेकिन छह ही रहेगा। तो शेल तो चेंज नहीं हो रही है, मतलब कोई भी पीरियड जो है वो खत्म जो है ना, वो सेम शेल पे ही हो रहा है। जिस शेल नंबर से शुरू हो रहा था वहीं पे खत्म हो रहा है। अच्छा, सेम सब शेल वाला आंसर चला जाता अगर आप फर्स्ट पीरियड देखते हो तो। क्यों? क्योंकि एस सब शेल से शुरू होता है। सारे पीरियड जो है वो कहां से शुरू होते हैं बेटा? एस से शुरू होते हैं। और खत्म कहां पर होते हैं? एनपी पर खत्म होते हैं। मेरे ये सवाल तो समझ आ रहा है ना? कोई भी पीरियड उठा लो, वो अगली शेल पे तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा अगली शेल पे। चलो, ये वाला तो खैर किसी ने, बहुत कम लोगों ने किया, इसको तो काट देते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? सेकंड तो हो ही गया, पी सब शेल ऑफ सेम शेल। उसी शेल नंबर का, अगर यहां आप 2s लिखते हो तो ये 2p तो है बेटा, यानी कि शेल नंबर वही है, बस उसकी सब शेल चेंज हो गई। ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखते हो कि 4s है, तो ये 3d भले ही होगा, लेकिन ये तो 4p है, यानी कि शेल नंबर जो जहां पर पीरियड खत्म हो रहा है, आखिरी एलिमेंट जब तुम भर रहे हो उस पीरियड का, तो वो सेम नंबर शेल का कौन सा सब शेल है बेटा? कौन सा सब शेल है? पी सब शेल है। एस से शुरू होती है पीरियोडिक टेबल, पी पे खत्म होती है। हाँ, अगर पहला पीरियड छोड़ दो तो, बिकॉज वो हीलियम वाला केस है ना बेटा, तो वो 1s2 है। हाइड्रोजन से शुरू होके हीलियम पे खत्म होता है, तो हम जानते हैं कि वो तो एस से ही शुरू होता है और एस पे ही खत्म हो जाता है। वो एक अलग केस है। उसके अलावा सारे एस से शुरू होके एस पी पे खत्म होते हैं। चले आगे। ठीक है, एक रुक जाओ, ये नीचे कोई लाइव कैप्शन आ रहा है, उसको बंद करा दो। वो लाइव कैप्शन क्या आ रहा है, उसको बंद कर दो। राजकुमार जी, एक खींच के चाय पिलाओ यार। हाँ, कॉफी पिलाओगे? ये ऐसे नहीं, कप में लाओ, इज्जत में। हम्म। हो गया, बंद हो गया? हाँ ठीक है भाई, वहाँ कैप्शन आ रहे थे यार।
चलो अगला सवाल। एलियो जी, ये आसान है बेटा, जल्दी कर लो इसको, जल्दी 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 कर दो, फटाफट कर दो इसको, जल्दी जल्दी। एक कह रहा सर आप धीरे धीरे समझ आ रहे हो। बेटा हम धीरे धीरे ही समझ आते हैं, कहा तो था मैंने। लियो, राजकुमार राव जी ने हमको चाय दी, इज्जत में दी। 63% लोगों ने सही जवाब दिया है। लीडर बोर्ड में अगेन जो है ये भयंकर वाला साध आ गया है, सत्यजीत साहू। ये तो साहू है, अच्छा मुझे लगा वो मूवी वाला है। ठीक है भाई। मलिक मोहसिन वादियों से हमारे साथ जुड़े हैं, कश्मीर की वादियों से। ठीक है, इन सबको बधाई। कुणाल कुमार इस बार पीछे रह गया, आयुष कुमार, प्रखर श्रीवास्तव, यश। ठीक है, आप ऐसे ही यश प्राप्त करते रहे। सिंपल सा है, ये बहुत आसान है। पहली चीज, अगर कोई कह रहा है कि पीरियड जो है वो थर्ड है, ठीक है, तो इसे तो वैसे भी काट दो। अब बचे 3, और फिर कह रहा है कि ग्रुप जो है वो 15वां होना चाहिए। अब 15वां ग्रुप से हमें ये पता लगा कि भैया वो पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक में 15 कब आएगा, मतलब आप 12 में कितने जोड़ो कि वो 15 हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि इसका मतलब है यहां 3 जुड़ना चाहिए, यानी 3 जुड़ना चाहिए, तो ये गया पी ब्लॉक की वजह से, वो वैसे चला गया 3s2। अब ये 2 हैं, ये 3 है, तो 3 वाला आंसर जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी बातों पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैलेंस शेल क्या होता है बेटा। ये वैलेंस शेल आपने नाम सुना होगा, सुना है। देखो जनरली जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो ये कहता था कि वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट या जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जनरली जो है वो क्या हम बोलेंगे, आउटर मोस्ट शेल। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लो मैंने यहां पर एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बेटा, मैंने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है क्या, 1s2 2s2 है ना, और 2p6, और यहां लिख दिया मैंने 3s1, ये लिख दिया मैंने। अब इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, कौन बताएगा, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है। वैलेंस शेल पूछ रहा हूं, गधों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा मैंने अभी। कह रहा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूंगा तब बता दियो, जल्दी बताओ, बताओ 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 बताओ। इसमें आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, 3 नंबर। ये क्या हो जाएगा आपका एन, ये nth बोलते हैं इसको। ये पूरी आपकी 2 नंबर है बेटा, मतलब ये n-1 शेल हो गई, और ये आपकी 3 में से 2 कम करोगे तभी तो 1 आएगा, ये n-2 शेल हो गई। ठीक है, इसे कहा जाता है जनरली वैलेंस शेल। इसे क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। बट एक अपडेटेड डेफिनेशन जो है वो आईयूपीएससी ने निकाली हुई है, और वो कहता है कि ऐसी शेल जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर मान लो ये जो भी एलिमेंट हैं, ये जो भी एलिमेंट हैं, अगर इसमें से जो भी एलिमेंट है, ये जो भी एलिमेंट है जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा हुआ है, ये सोडियम है, वैसे मैं बता देता हूं 11 हो रहे हैं इसमें टोटल। तो इसमें जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, काम आने वाले अंदर वाले बैठ रहते हैं। अंदर वालों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है बेटा, यहां न्यूक्लियस होता है, यहां ऐसे समझो, यहां न्यूक्लियस होता है।
तो अंदर वालों पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होता है, बाहर वालों पे कम होता है। तो जब कभी भी बॉन्ड वॉन्ड बनाने का काम आता है तो जो लूजली हेल्ड होते हैं, है ना, लूजली बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ढीले बंधे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पहले जाते हैं बाहर वाले। क्यों? क्योंकि उन पर न्यूक्लियस ने जो है वो अट्रैक्शन क्या लगा रखा है बेटा? कम लगा रखा है। तो पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो जिस भी शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बाद में उसे वैलेंस शेल कहा गया। क्योंकि दिक्कत कहां आई? क्योंकि डी ब्लॉक वगैरह में दिक्कत आई, एफ ब्लॉक में दिक्कत आई, डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में दिक्कत आई, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में दिक्कत नहीं आई। ये वाली जो डेफिनेशन है, आउटर मोस्ट शेल जो डेफिनेशन है, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए एकदम वैलिड थी, एकदम वैलिड थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि दिक्कत आ गई कि वैलेंस शेल का क्या करें, डी ब्लॉक में क्या करें, एफ ब्लॉक में क्या करें। एक कॉफी पी लेता हूं फिर दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन है ना बेटा, ये इधर भी गलत नहीं होगी, ये सब पर वैलिड होगी। अगर आप सिर्फ आउटर मोस्ट बोल देते हो ना तो ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए वैलिड नहीं होती। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट डेफिनेशन क्या कहते हैं कि शेल विच पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन, ऐसी शेल जो केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, कंपाउंड्स बनाने में जब इलेक्ट्रॉन काम आते हैं, तो अगर वो शेल पार्टिसिपेट करती है तो उसे वैलेंस शेल कहा जाता है। अब जो अगला पॉइंट जो है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कौन बताएगा? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? एक। कितना लिखेंगे बेटा हम इसमें? एक। तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की बात कर रहा था। होता क्या है कि डी और एफ ब्लॉक में जो सबशेल्स होती हैं उसमें एनर्जी गैप कम होता है ना, तो उन सबको कंसिडर कर लिया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बात कहूं, ये वाला नोट कर लिया आपने, जैसे ये रहा आर्गन और मैंने लिख दिया यहां पर 3d5 4s1, तो इनके बीच में एनर्जी गैप कम है, लो एनर्जी गैप। अब जब इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है तो आउटर मोस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फिर तो इसकी वैलेंस शेल हो गई 4। आउटर मोस्ट के हिसाब से तो इसकी वैलेंस शेल क्या हो गई? 4। लेकिन देखा गया कि इसमें इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो 5 इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहते हैं कि भैया हमारे बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, बोले तुम यहां से निकाल लो चाहे इसमें से निकाल लो, एक ही बात है, ज्यादा भाड़ा नहीं लगेगा तुम्हारा, बोले थोड़ा सा ही तो आगे है, अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एनर्जी गैप इतना ज्यादा है ही नहीं, जबकि यहां पर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, 2p6 और 3s1 में एनर्जी गैप ज्यादा है। और एनर्जी गैप कम होने की वजह से ही तो ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाकर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाते हैं बेटा। नियम तो यही कहता था कि 3d4 और 4s 3d4 और 4s2 होना चाहिए था,
लेकिन क्योंकि एनर्जी गैप कम है इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया बेटा, और जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये 3d5 4s1 बन गया, ये क्रोमियम है, याद है। तो इसके इधर कूदने का कारण यही है कि जब दोनों का एनर्जी गैप ऑलमोस्ट जो है मतलब कम है, दोनों का जो एनर्जी लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इसका मतलब है यहां पर बैठे हुए दोनों में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आराम से पार्टिसिपेट करेंगे, भाई भाई हुए। तो फिर लेटेस्ट डेफिनेशन निकाली गई कि ऐसी शेल पकड़ो तो इसके अंदर 4 नंबर और 3 नंबर, ये दोनों शेल वैलेंस शेल का काम कर रही है बेटा, इसके अंदर ये दोनों शेल जो हैं ये वैलेंस शेल का काम कर रही है, इन दोनों को वैलेंस शेल कहा जाएगा, इन दोनों को वैलेंस शेल कहा जाएगा। इसीलिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए भी ये वाली डेफिनेशन, ये वाली जो लेटेस्ट डेफिनेशन है ये वैलिड हो जाती है। इसीलिए ठीक है, इन जनरल तुम आउटर मोस्ट शेल बोल भी दोगे, गलत नहीं है, इन जनरल तुम आउटर मोस्ट शेल बोल भी दोगे कि सबसे बाहर वाली शेल है सर, तो गलत नहीं है, बट वो वैलिड सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में है, ठीक है। और जनरली ये भी एक पॉइंट लिख देना, जनरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम इन अ ग्रुप। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं बेटा, सेम रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, ये लिथियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये पोटेशियम हो गया, ये है ना रूबिडियम हो गया, ये सीजियम हो गया, ये सब के सब NS1 होंगे, है ना, NS1 होंगे, तो इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, 1 ही होंगे। उसी तरह से अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देखना चाहो, अगर मैं ग्रुप नंबर 15 ले लूं, नाइट्रोजन फैमिली, है ना, तो जैसे नाइट्रोजन फैमिली हो गई ये वाली, आप देखोगे कि यहां पर क्या है, यहां पर है ना 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, लास्ट वाले लिख रहा हूं मैं बेटा, है ना, ऐसे तो फोर्थ में यहां पे 3d10 भी आएगा, है ना, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां 3d10 भी आएगा, मैं सबसे आखिर वाला लिख रहा हूं, 5s2 5p3, 6s2 6p3, ऐसा होता है। तो अगर आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे तो सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे, 5, दोनों काउंट होंगे ना बेटा, ये 2 नंबर शेल है तो शेल तो पूरी 2 नंबर है, सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, पूरा काउंट होगा ना, 5 नंबर शेल पूरी काउंट होगी, 4 नंबर शेल पूरी काउंट होगी, 3 नंबर शेल, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, 3 नहीं बोलेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो सब वहां तो एक ही थी ना, अब इसके साथ अगर 3p आ भी जाएगा तो फिर काउंट होगा वो, क्योंकि 3 नंबर शेल का दूसरा सब शेल है वो, मैं शेल पर बात कर रहा हूं, मैं सारी बात शेल पर कर रहा हूं, अगर शेल नंबर सेम है तो वो कंसीडर होगी वैलेंस शेल में, तो 5 आएगा बेटा, आंसर 3 नहीं आएगा, समझ गए ना। जो बच्चे 3 बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पहली बार में ऐसी गलती होती है, कोई बात नहीं, ये सब शेल है, शेल नंबर पूरा देखना है, तो 6 और 6 पूरी शेल हुई ना, पूरी 6 नंबर शेल रही है, ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना। मैंने कहा एस और पी के लिए आप आउटर मोस्ट शेल बिल्कुल वैलेंस शेल कंसीडर कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, एस और पी के लिए आउटर मोस्ट शेल कंसीडर कर सकते हो, पुरानी जो टर्म थी। डी और एफ में यह दिक्कत करेगा, लेकिन हम जानते हैं कि अब हमें कल को आगे जाके ये बोले कि भैया 3D भी पार्टिसिपेट करता है तो 3D को भी वैलेंस शेल की कैटेगरी में डाला जाएगा, तो हमें अब परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें याद आएगा कि सर ने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा दिया था कि ऐसा होता है, एनर्जी गैप कम होने की वजह से कहीं कहीं पे दूसरी शेल नंबर भी पार्टिसिपेट करती है। तो लेटेस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही है कि भैया जो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उन सबको वैलेंस शेल माना जाएगा, वो सब वैलेंस शेल की कैटेगरी में आएगी जिनके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखो ये चीजें
सिर्फ याद रखने वाली हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली सेम रहता है, कुछ कुछ ग्रुप में ये चेंज हो सकता है, और वो भी पता है कहां दिक्कत आएगी, वो भी दिक्कत आएगी डी ब्लॉक में। तो हमारे लिए एस ब्लॉक में ये वाली लैंग्वेज गलत नहीं है, इसलिए मैंने ये जनरली वर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि जहां जहां तुम्हारा काम पड़ेगा, जहां जहां तुम्हारा काम पड़ेगा वहां वहां तो तुम सिर्फ जनरली में से निकल जाओगे। हाँ, डी ब्लॉक में हो सकता हो कुछ ऐसे ग्रुप हो जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ना रहे, डी ब्लॉक में गड़बड़ हो सकती है, बट हमें ध्यान नहीं देना है, हमें उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक 1 2 या 3 केस होंगे, जब हमारी आंखों के सामने आएंगे 12th क्लास में तो अपने आप पता चल जाएगा। तब तक तुम इतने मैच्योर भी हो जाओगे कि तुम्हें चीजें समझ आ रही होगी कि हाँ ठीक है यार, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक आध का बदल गया, सेम रहता है, जनरली सेम रहता है। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए हर एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है तो गलत है। ऐसा कोई भी लॉ की लकीर में नहीं लिख सकता। 2 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें ऊपर से नीचे आने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं, और वो जेड इफेक्टिव वगैरह के है ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन वगैरह की वजह से दिक्कत आती। बट आप उसकी चिंता ना करें, आप तो ये सोचे जनरली सेम रहते हैं, ठीक है। आपको एस ब्लॉक और बी ब्लॉक से ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। मैं यहां खड़ा हूं, ज्यादा दिमाग लगाओगे बेटा तो इनऑर्गेनिक कभी समझ नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। मुझे बहुत कुछ आता है, मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, मैं सिर्फ 10% बाहर निकालता हूं, यूं मान लो, उसमें पूरी नीट का सिलेबस आ जाता है सिर्फ 10% में। अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दिखाने लग गया, बताने लग गया, सिखाने लग गया, तो देखो ना तो वो काम का है, ठीक है, आप कंफ्यूज भी होगे, ना वो आपके लेवल का है, वो सारी एमएससी पीएचडी लेवल की बातें, वहां प्रॉब्लम आती। सबसे मुश्किल केमिस्ट्री ही इनऑर्गेनिक है सही मायने में तो, लेकिन अगर इसे सेलेक्टिव पढ़ा जाए तो ये आसान बन सकती है। इसलिए मेरे पे भरोसा रखो, फालतू की चीज इसमें मत पढ़ना। कोई जहां जहां गहराई में उतरने की जरूरत होगी मैं उतार दूंगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रुप नंबर 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, ग्रुप नंबर 2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, बता सकते हो? एक लिख रहा है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ाओ सर, बताओ। अभी रो देगा तू, मैं डिटेल में उतर गया तो पढ़ा दूंगा मैं तो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। चलो, तो आज के बाद तुमसे पूछे वैलेंस शेल, तो ऐसे अटपटा तो नहीं लगेगा, तुम तो आउटर मोस्ट शेल देख लेना। और डी ब्लॉक में ये तुम्हारे लिए तो डी ब्लॉक में इस पीरियड के अलावा ज्यादा कुछ काम भी नहीं आएगा, ये 4th पीरियड के अलावा ज्यादा कुछ काम भी नहीं आएगा। और ठीक है, लेटेस्ट डेफिनेशन वाला ध्यान ना भी रहे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि एस और पी तो आउटर मोस्ट में ही निपट रहे हैं। उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है क्या? हाँ, देखो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जब तुम लिखते हो, जैसे 1s लिख दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p4, ऐसा लिख दिया, चलो ठीक है। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर तुमने लिखा है तो इसमें क्या है कि इसको ऐसे समझो कि यहां इस एलिमेंट के लिए बना रहा हूं, सिर्फ इस एलिमेंट के लिए बना रहा हूं, इसमें कितनी शेल दिख रही है तुमको? यहां पर तुमको एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी नजर आ रही है? ये रहा न्यूक्लियस, तो ये एन, ये 2 और ये 3। ये जो सबसे बाहर वाला है ये n इज इक्वल्स टू 3 हो गया क्या, जिसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट। और इसका एक और नाम होता है अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अल्टीमेट शेल। अब ये शब्द आपको परेशान नहीं करेंगे, अल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसको? अल्टीमेट शेल। किसको बोलेंगे अल्टीमेट शेल? इसमें अल्टीमेट शेल नंबर कौन सा है बताओ? इस कॉन्फ़िगरेशन का अल्टीमेट शेल कौन सा है? सबसे बाहर वाला, अल्टीमेट शेल। फिर ये n इज इक्वल्स टू 2 है, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये 2 नंबर शेल हो गई,
ये वाली, ये आपकी हो गई n-1 शेल, ये आपकी हो गई nth शेल सबसे बाहर वाली, और ये आपका हो जाएगा n-2 शेल। ठीक है, जो कि ये रही n=1। इसे कहा जाता है, क्योंकि 3 के अलावा ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 3 से बता रहा हूं। ठीक है, उससे ज्यादा टर्म्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे कहा जाता है पेनल्टी मेट शेल। क्या बोला जाता है बेटा इसको? पेनल्टी मेट शेल। अब बताओ, सबसे बाहर वाली अल्टीमेट, उससे एक कम वाली पेनल्टीमेट। वापिस बोलो, सबसे बाहर वाली अल्टीमेट, उससे एक कम वाली पेनल्टीमेट। जब तुम डी ब्लॉक का कोई कॉन्फ़िगरेशन देखते हो इस तरह से, है ना, 3D1 4S2 इस तरह से कोई कॉन्फ़िगरेशन देखते हो, इसको देखकर बताओ कि इसमें अल्टीमेट शेल कौन सी है और पेनल्टीमेट शेल कौन सी है। क्योंकि एनर्जी गैप कम है इसीलिए इन दोनों को वैलेंस शेल माना हुआ है। ठीक है, बाकी अगर मार्किंग देनी है मुझे तो बताओ इसमें अल्टीमेट शेल कौन सी है और पेनल्टीमेट शेल कौन सी है, बताओ जरा बताओ। एक्चुअली पेनल्टीमेट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है सेकंड लास्ट। 4 और 3, ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी पेनल्टी मेट शेल। ठीक है भाई, अब आता है ये अंदर वाला, इसे बोलते हैं बेटा प्री पेनल्टी मेट शेल या एंटी पेनल्टी मेट शेल भी बोला जाता है, दो नाम होते हैं इसके। क्या नाम होते हैं इनके? प्री पेनल्टी मेट शेल या एंटी पेनल्टी मेट शेल भी बोलते हैं, दो नाम होते हैं इसके। तो अगर तुम्हें यहां 4 दिख रहा है तो ठीक है, ये 3 है, तो इसकी प्री पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी? मैं आर्गन लिखा हुआ है, बट गिनती तो सबको आती है कि 1 से शुरू होगा, 2 से होगा, 3 होगा, फिर 4 होगा। जब तुम इसको अल्टीमेट बोल रहे हो तो ये पेनल्टीमेट हो गई, तो बताओ इसकी एंटी पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी या प्री पेनल्टीमेट? इस कॉन्फ़िगरेशन को, नीचे वाले कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बताओ प्री पेनल्टीमेट शेल कौन सी होगी। कह रहे सर हर बार तिरंगा क्यों बनाते हो? ये 3 कलर, हर बार तिरंगा क्या बेटा? बारंबार तिरंगा ही बनाऊंगा मैं तो। ये तो सबसे खूबसूरत रंग है जो मैं इसमें से उठाता हूं, ये ले। बाकी लेडीज कलर भी हैं इसमें, ये वाले लाइट पिंक, बेबी पिंक, वो नहीं पसंद अपने को। सेकंड, गुड, क्योंकि अल्टीमेट, पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट। अब आपके जो ऐसे वर्ड्स आएंगे क्वेश्चन में, अगर कि अल्टीमेट शेल में क्या है ना, उसके अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब आप कर सकते हो बेटा। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि बताओ अल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बता सकते हो, है ना? मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन के, मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन के पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बता सकते हो? बताओ फिर। नाइट्रोजन के पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, लिखो, जल्दी करो। 7, बता सकते हो? यस, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2 और 2p3 आएगा। ये तो हो गई अल्टीमेट।
ये क्या हो गई बेटा? अल्टीमेट। इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 5, और ये हो गई पेनल्टीमेट। क्या इसमें एंटी पेनल्टीमेट है? अरे नहीं है तो नहीं है भाई, क्या करें? ऐसे कुछ जबरदस्ती थोड़ी बनाएंगे। कह रहा है आधा लिखो इसमें, आधा। तो ये पेनल्टीमेट हो गई। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या आप किसी भी एलिमेंट का अब अल्टीमेट पेन, वैसे 3 तक, 3 से ज्यादा आपको कभी नहीं ले जाएगा, है ना? 3 से ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती अंदर जाने की, क्योंकि लास्ट जो है वो यहां 3 शेल जो होती है, आखिरी 3 शेल जो होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्फ़िगरेशन, ये नोट कर लिया आपने? जीरो क्यों लिख रहा है? मैंने प्री पेनल्टीमेट थोड़ी बोला था, मैंने पेनल्टीमेट ही तो बोला था। पेनल्टीमेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, प्री पेनल्टीमेट है ही नहीं ना, जीरो क्या बोल रहा है उसमें? फिर जीरो लिख दो उसको। ठीक है, ये नोट कर लिया? ठीक है। अब एक कॉन्फ़िगरेशन उसमें बताओ, क्योंकि उसमें तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, तीनों चीजें हमको दिख गई। वैसे तो तीनों वाले बता दिए मैंने, ऐसी कोई बात नहीं है। ये रहा, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं जीनोन, और फिर लिखता हूं मैं 4f, 4f14, 5d1 और 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है मैंने, ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हें पूछा जाएगा कि भैया पेनल्टीमेट शेल कौन सी है। अच्छा, जैसे डी ब्लॉक में हमने कहा कि 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप कम है, हमने कहा था। वैसे क्या होता है बेटा कि इनके एनर्जी गैप भी कम होते हैं, यानी कि इधर 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 सबसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा 3 टर्म ही काम आती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म काम आती है? 3 टर्म काम आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी 6 नंबर शेल है, इसकी n इज इक्वल्स टू 6 है, वो क्या है? n इज इक्वल्स टू 5 है, वो क्या है? और इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए n इज, तो क्या बोलोगे? ये आपकी क्या है बेटा? अल्टीमेट है। ये आपकी पेनल्टीमेट है। और ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? प्री पेनल्टीमेट या एंटी पेनल्टीमेट। जैसे इनके एनर्जी गैप कम थे ना, वैसे यहां पर भी इन तीनों के ही एनर्जी गैप कम होते हैं। मतलब एस से भी, डी से भी और एफ से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। सोचो, इसके पास तो फिर खूब सारे इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग बनाने के लिए। तो यही कारण है कि डी और एफ में, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में हम आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल नहीं बोल सकते, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को, क्योंकि उसके अंदर फिर अल्टीमेट यानी कि आउटर मोस्ट, उससे एक कम वाली यानी कि पेनल्टीमेट, और उससे और एक कम वाली यानी कि प्री पेनल्टीमेट, तीनों शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फिर नाम में तो लगेगा उनका भी भैया, आएगा भैया, नाम तो लगेगा, क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि भैया अगर एक कम वाली शेल भी अगर पार्टिसिपेट कर रही है और उससे अंदर वाली भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो फिर हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल बोलेंगे इसके केस में, नहीं। यही कारण है कि डेफिनेशन को फिर से बनाया गया, और एक ऐसी डेफिनेशन बनाई गई जो सबके लिए ही वैलिड हो जाए। कहा कि भैया जिस शेल के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उसे वैलेंस शेल मान लेंगे। ना कोई तेरा ना कोई मेरा, फिर क्यों आंख भर आई, एक ने लिखा है। किस, कौन सा गाना सुन रहा है? किसका रास्ता देखे ए दिल ए सोदाही, ये वाला सुन रहा है क्या? देवानंद का है, हेमा मालिनी, देवानंद और किशोर कुमार जी की आवाज है। भूली दुनिया मुझे भी तुझे भी, फिर क्यों आंख भर आई, यही वाला ना? हाँ, थोड़ा सा गलत लिख रहा था तू लाइन को, ऐसे लिख।
ले राजा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर मैं तुमको ये बोलूं कि पेनल्टी मैच, क्या मुझे इनकी डेफिनेशंस लिखने की जरूरत है क्या? क्या तुम इन पे डेफिनेशन लिखोगे क्या? क्या मैं इसको nth शेल बोल दूं? क्या मैं ये n-1 बोल दूं? क्या मैं इसको n-2 बोल दूं? करेक्ट है। मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत है या नहीं है? क्या तुम अभी भी ऐसा लिखना चाहते हो कि अल्टीमेट शेल के लिख के लिखो तो आउटर मोस्ट शेल, फिर सर आप पेनल्टी मैच शेल लिखोगे कि आउटर मोस्ट शेल से एक कम वाली शेल? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये डायग्राम अपने आप में सब कुछ सिखा रहा है, वो ऊपर जो नोटेशन मैंने डाले हैं वो अपने आप में सब कुछ दिखा रहे हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट के लिए आप ये तीनों वर्ड अब जो हैं बता सकते हैं। अब आ जाओ, एक साइंटिस्ट हुआ बोहर, पता तो आप सबको है ही। कौन सा साइंटिस्ट हुआ बेटा? बोहर। हाँ, बोहर ने कहा कि मैं जो है क्लासिफिकेशन, जैसे आज जो हम लेटेस्ट क्लासिफिकेशन जो पढ़ते हैं ना, वो होता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा। तो हमने कहा कि भैया एस में करेगा तो एस ब्लॉक का है, पी में करेगा तो पी ब्लॉक का है, डी में करेगा तो डी ब्लॉक का है, और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक का है। करेक्ट है। ये क्लासिफिकेशन का बेस अलग है। एलिमेंट्स के ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन इस तरह से चलते हैं। जब ये नहीं था तो बोहर ने अलग तरह से क्लासिफाई किया। बोहर ने क्या किया बेटा? कुछ टर्म्स जो कि आज भी कहीं ना कहीं बीच बीच में लिखी हुई आ जाती है, और एनसीईआरटी में भी एक दो नाम दिए हुए हैं। तो बोहर ने बोला कि भैया मैं बताऊंगा तुमको, बोहर ने बोला कि मैं बताऊंगा तुमको कि ऐसा होता है। तो ये आज तो हम ऐसा पढ़ते हैं, ये जो क्लासिफिकेशन है ये इस बात पर बेस्ड है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सी सबशेल में एंटर करेगा। अगर वो एस सबशेल में एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक में होगा, अगर वो पी में करता है तो वो पी ब्लॉक में होगा, अगर वो डी में एंटर करता है कॉन्फ़िगरेशन भरते वक्त आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी में, और अगर एफ में करता है तो एफ में होगा। और ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे को ज्यादा काम आती है आज की तारीख में। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कि आज भी वैलिड हैं। अब दिक्कत यह है कि भैया उनको कैसे समझे। तो अभी भी हालांकि कंट्रोवर्सी भी है उसमें, वो मैं बता दूंगा, मैं दोनों लिख दूंगा। एनसीईआरटी भी अलग बोलती है और बोहर क्लासिफिकेशन, जो एग्जैक्ट बोहर क्लासिफिकेशन था वो अलग था। तो कंट्रोवर्सी तो है। तो हेडिंग लगा दो, बोहर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन क्या है कि वो टर्म्स जो हैं वो आज भी वैलिड हैं। आ जाती है क्वेश्चन में, लिखा हो जाता है कि नॉर्मल एलिमेंट कौन है, लो बताओ साहब। अब टिपिकल एलिमेंट्स कौन है, लो बताओ साहब। ऐसी चीज है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ये सब टर्म्स बोहर ने दी थी, उसे बाद में मॉडिफाई कर दिया गया। लेकिन जो बोहर ने बताया वो क्या था वो सुनो। आ जाओ, तो सबसे पहले हेडिंग लगा दो इसके अंदर, इसके बोहर्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहला इसमें जो एलिमेंट का टाइप आता है वो आता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, उसने इनर्ट गैस को अलग बोला। उसने कहा इनर्ट गैस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उसने कहा इनर्ट गैस ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी अल्टीमेट शेल पूरी भरी हुई होती है। एलिमेंट्स विथ कंप्लीटली filled अल्टीमेट शेल। ये उसने कहा, कह रहा इनर्ट गैस वो होती हैं जिनकी अल्टीमेट शेल पूरी भरी हुई होती है, जो सबसे लास्ट शेल है वो पूरी भरी हुई होगी। आप कोई सी भी इनर्ट गैस उठा के देख लो, आप कोई सी भी इनर्ट गैस उठा के देख लो, है ना, आप कोई सी भी इनर्ट गैस उठा के देख लो, उनकी आखिरी पूरी शेल जो है वो पूरी भरी हुई है, उसको उसने बोला इनर्ट गैस। ये बोहर ने बताया था हमको कि जिनकी अल्टीमेट शेल यानी कि जो nth शेल होती बेटा वो पूरी भरी होगी। रिपीट रिपीट रिपीट, प्रियंका पटेल क्यों रही, रिपीट 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 रिपीट। अरे ऐसा क्या पढ़ लिया, अरे प्रियंका पटेल है, ऐसा भी क्या हो गया भैया।
ऐसा भी क्या हो गया, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी अल्टीमेट शेल पूरी भरी हुई हो वो, अरे यार ये मान ले यहां नियोन लिखा हुआ है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p6। मुझे बता, 2 नंबर शेल जो है इनकी nth शेल है प्रियंका, ए प्रियंका देख, इधर देख, ये nth शेल है, क्या ये अल्टीमेट शेल है कि नहीं है? क्या इसमें 6 से ज्यादा आ सकता है पी में? नहीं। क्या इसमें 2 से ज्यादा आ सकता है? नहीं। तुम ये सोच रहे हो कि 2D लगा दो तो वो तो होता ही नहीं है, क्वांटम नंबर में समझ आता है। ठीक है, तो बता कि यहां पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे क्या? नहीं। क्या ये फुल्ली फिल्ड है? यस। इसको कहा जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की अल्टीमेट शेल पूरी भरी होती है। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी अल्टीमेट शेल पूरी भरी हुई हो उसे इनर्ट गैस कहा जाता है। ए प्रियंका, समझ में आया प्रियंका? है, ध्यान से पढ़ ले प्रियंका, नहीं तो लग जाएगी लंका। इधर आ देख तू, ये देख 1s2, 2s2, 2p6, ये देख। अरे प्रियंका इधर देख, ये दो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए, इससे ये इसका मतलब है कि जो सबसे बाहर वाली शेल है वो पूरी भरी हुई होगी। सारी इनर्ट गैस ऐसी ही होती है। बोले नहीं मजा नहीं आ रहा, आप मतलब ऐसे नहीं, आप ऐसे पूरा करो। चलो इसका मतलब तो पूरा भरा हुआ हो ही गया। चलो अगर मैं अगला कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखता हूं कि नियोन लिख दिया और फिर लिख रहा हूं मैं इसमें 3s2 और 3p6, तो अब आपको भी बताया कि नियोन तक का मतलब ये होता है 2p6, वो तो पूरा भरा हुआ ही। अब यही तो इसकी nth शेल है। अरे इसी में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फुल फिल्ड है। इनको कहा जाता है इनर्ट गैस। किसी और एलिमेंट की सबसे आखिरी शेल पूरी नहीं भरी हुई होती, तो आप अभी नाराज हो जाओगे कि ऐसा क्यों, तो करके देख ले चाहे। ठीक है भाई, ये पहला। तो कितने टाइप में देखें, अभी पहला टाइप हमने देख लिया, पहला टाइप हमने क्या कर लिया बेटा, देख लिया। अब आता है दूसरा, ये नोट कर लिया भाई, प्रियंका नोट कर लिया। सर समझ नहीं आ रहा, बेटा ये पापा को जाके बोल, वो भी बोलेंगे सेम हियर तेरे को देख के। लिख लो फटाफट, आगे चलते हैं। हम्म 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 दूजा नंबर है, दूजे नंबर पे क्या आन लाग रहा है? अरे भाई इसते देख ले, देख ले, देख ले, दूजे नंबर पे क्या आन लाग रहा है? दूजे नंबर पे आन लाग रहा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और इसने न्यू भी बोलिया करे है, नॉर्मल एलिमेंट भी बोलिया करे हैं। उसने कहा भैया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और एक और उन्हीं का दूसरा नाम होता है नॉर्मल एलिमेंट्स।
ठीक है। तो बोर भाई अपना उसने ये सिखाया कि जो एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट शेल, बोलो इसको क्या कहते हैं? अल्टीमेट। क्योंकि या तो आउटर मोस्ट लिखा हुआ आएगा या आउटर मोस्ट की जगह अल्टीमेट लिखा हुआ आएगा। अल्टीमेट शेल इज इनकम्प्लीट। ठीक है, जिनमें आखिरी शेल जो है वो इनकम्प्लीट होती है। एग्जाम्पल है यहां पर मैं बता देता हूं, एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर representative are includes in it include in this category। अब यहां एक कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी क्या है कि आज की तारीख में अगर एनसीईआरटी को जाकर बोलते हो, एनसीईआरटी में जाकर पढ़ते हो ना, तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि कंप्लीट एस एंड पी ब्लॉक लिख दिया उसने, जबकि नियम यह कहता है कि एक्सेप्ट 18th ग्रुप। और वो 18th ग्रुप क्या होता है बेटा? इनर्ट गैस। एनसीईआरटी कहती है कि इनर्ट गैस भी इसी में है, पता नहीं क्यों, बट बोहर का क्लासिफिकेशन जो टेक्निकली है वो ये है, वो ये कहता है कि भैया जिनकी जिनकी सबसे बाहर वाली शेल है वो अगर पूरी भरी हुई है तो बोहर ने कहा कि वो इनर्ट गैस है। तो जो इनर्ट गैसेस हैं वो तो यहां पे आ गई, यानी कि ये अगर हम बात करें तो ये 18th ग्रुप तो यहां आ ही गया ना बेटा, 18th ग्रुप की बात हो गई है। तो और कोई ग्रुप तो आएगा नहीं। तो फिर इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे बताओ? कि एस ब्लॉक के अंदर जो आएगा वो ग्रुप नंबर 1 एंड 2, और जो पी ब्लॉक है उसमें कहां से आ जाएंगे? ये जो पी ब्लॉक वाला है इसमें कौन से ग्रुप आ जाएंगे? ग्रुप नंबर 13 टू 17। अब मैंने 18 नहीं लिया क्योंकि 18th में तो आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गई ना, वो तो फिर अलग टाइप का क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू बोहर। लेकिन एनसीईआरटी रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट को सीधा इन जनरल बोल देती है कि एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब लफड़ा पड़ गया कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उसने बोल दिया ऐसे कि एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, बस। उसने इनर्ट गैस को अलग नहीं किया, जबकि वाकई में जो ये शब्द आया है ये तो बोहर ने दिया था। अब उन्होंने किस तरह से ये लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने जनरली लिखा हुआ है कि जनरली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स, बट उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि एक्सेप्ट इनर्ट गैस। उन्होंने तो इनर्ट गैस को भी इंक्लूड ही कर लिया मतलब। तो बेटा अब यहां पर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि आज की तारीख में अगर कोई आंसर जाता है तो वो इनर्ट गैस के लिए पहली चीज तो सवाल अलग से पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बोहर के अकॉर्डिंग इनर्ट गैस अलग है और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं है। लेकिन आज की एनसीईआरटी जो आपको बताती है वो ये बताती है कि कंप्लीट एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि वो तो उस 18वें ग्रुप को भी इंक्लूड करते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि सर करेक्ट क्या है? तो बेटा आंसर तो एनसीईआरटी से जाता है। अब यहां पर हमें जो स्मार्टली सीखना होता है वो ये होता है कि हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है। मैं जानता हूं कि सवाल अगर कभी इस तरह का आया तो वो तो एनसीईआरटी से फ्रेम किया जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया तो वो तो एनसीईआरटी से फ्रेम होगा। और जब एनसीईआरटी से फ्रेम होगा तो अब वो चाहे गलत हो सही हो कुछ भी हो मायने नहीं रखता, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है ये मायने रखता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, यहां पे लिख देता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अलग से बॉक्स बना लेना बेटा, स्टार लगा लेना।
देखो सीधी बात है, ज्यादा पंचायती करनी नहीं, बक्सा बनाओ और साइड में लिख दो। नो वॉइस? अबे तो क्या लपड़ चपड़ करता ही रहूं क्या? किसी टाइम लिखते टाइम नहीं बोलूंगा। तो अब आता है आपके पास कि भैया इसके कोई एग्जाम्पल बताओ। देखो आप ग्रुप नंबर 1 ले लो, 2 ले लो, ग्रुप नंबर 13 ले लो, 17 ले लो, ये सब अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। कैसे बताओ? 13 से लेके 17 तक एग्जाम्पल देखो। हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। इनर्ट गैस को गोली मारो, हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो कंट्रोवर्सी है उसे गोली मारो, मार दोगे गोली? मार दो सर। जैसे मैंने यहां लिखा 1s2 2s1, बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, 1s2 2s1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बहुत छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है बेटा। मुझे बताओ क्या ये आउटर मोस्ट शेल है? मुझे बताओ क्या ये 1s2 है और मैं अगर यहां 2s2 लिख दूं तो? ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों की आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है? क्या ये सिमिलैरिटी है दोनों में? एक कह रहा बोरिंग है, तो बेटा मोटर लगा और पानी निकाल उसमें से। घर में तुम्हारा बोरिंग है? हमारा नहीं, हमारा तो सप्लाई का ही आता है। राजस्थान है ना, डार्क जोन है, बोरिंग करने नहीं देते। कह रहे भैया क्या करोगे बोरिंग करके? जमीन जो है, ग्राउंड लेवल जो है, वाटर लेवल वो कम हो जाता है। हमारे तो राजस्थान में डार्क जोन है। हमारा है बोरिंग, अमीर आदमी तो मोटर लगा, पानी चढ़ा टंकी में, और क्या। बोरिंग समझते हो ना? ट्यूबवेल, बोरवेल। लो अब बताओ इनमें क्या डिफरेंस है? क्या दोनों की शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल जो है, अब नो नो लिखोगे तुम, लेकिन मैं ये कहूंगा बेटा कि जब एन की वैल्यू 2 होती है तो एल क्या क्या हो सकता है? तो 0 और 1 हो सकता है, तो बेटा एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है, यानी 2s भी हो सकता है और 2p भी हो सकता है। हम लिखते नहीं है लेकिन 2p तो है रे। हम लिखते नहीं है लेकिन अगर सेकंड पीरियड है, मतलब तुम कितने बड़े वो हो, है ना, वो क्या कहते हैं ना, वही, हाँ, तुम कितने बड़े हो कि तुम्हें याद, भुलक्कड़ हो, हाँ भुलक्कड़, मैं भूल रहा हूं पर तुम हो भुलक्कड़। तुम कितने बड़े भुलक्कड़ हो कि तुम्हें पता है कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट में जो सीक्वेंस होती है वो तो एसपी होती है, यानी कि एस भी है और पी भी है। अब इनमें पी खाली पड़ा है, अरे खाली पड़ा है तभी तो इनकम्प्लीट बोल रहे हैं बेटा यार। ये तो पूरी 2 नंबर शेल है ना, ये तो पूरी 2 नंबर शेल है। अब तुम 2 नंबर शेल में तुमको क्या है कि 2s1 आखिरी दिख रहा है, अरे बेटा जहां 2s आ गया वहां 2p है, इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो क्या हुआ? खाली पड़ी है। और अगर खाली पड़ी है तो शेल नंबर 2 नंबर शेल है। अब 2 नंबर शेल पे फोकस कर रहे हैं, नॉट ऑन सब शेल। तुम सिर्फ सब शेल देख रहे हो, तुम सिर्फ सब शेल देख रहे हो, मैं शेल की बात कर रहा हूं। 2 नंबर शेल इनकम्प्लीट है इसकी, अगर यहां 6 हो जाए यहां 2 हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए ये तो हो गया तुम्हारा ग्रुप 1, ये हो गया तुम्हारा ग्रुप 2, हो गया। और इसके नीचे आने वाले सारे लाइक 3s1 4s1 5s1 6s1 3s2 4s2 5s2 सारे, तो ये हो गए वो एस ब्लॉक के दोनों। अब पी ब्लॉक में जैसे ये बोरोन फैमिली, बोरोन का लिखता हूं मैं 1s2 2s2 और 2p1। अब बोरोन से लेके फ्लोरीन तक, जब तक कि 2s2 2p5 है, ये इनकम्प्लीट ही है क्योंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन है। जब यहां 6 हो जाएंगे तो ये पूरी भर जाएगी, क्योंकि इनर्ट गैस हो जाएगी। और जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल एलिमेंट अगर एनसीईआरटी की नाम माने तो नहीं कहेंगे।
समझ रहे हो? तो ये तो इनकम्प्लीट ही हुई ना। इनकम्प्लीट मतलब इसमें जो अपनी कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी 2 नंबर शेल की जो कैपेसिटी होती है ना, वो 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। जब तक वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तब तक वो इनकम्प्लीट है। ऐसा कौन कौन से ग्रुप में हो सकता है? एस ब्लॉक के पहले ग्रुप में हो सकता है, एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में हो सकता है, 2 ही ग्रुप होते हैं उसमें। फिर पी ब्लॉक में एक रहेगा P1, फिर उससे आगे जाओगे तो P2 हो जाएगा, P3 हो जाएगा, P4 हो जाएगा, P5 हो जाएगा। अरे तो बेटा ये 2 3 4 5 रहेंगे तो इनकम्प्लीट ही ना। जब तक कि यहां 6 नहीं होगा 8 होंगे ही नहीं। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि इसीलिए उसने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों बोला इनको। ये देखो और भी हो सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, मान लो मैंने मैंने क्लोरीन लिख दिया, या छोड़ो मैंने जो आपका है अपना सल्फर का लिख दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, और 3p4, 3s2, सॉरी 3s2, 3p4, हाँ करेक्ट, ये लिख दिया मैंने। अब आप खुद सोचो, ये जो है ये इनकम्प्लीट, और ये भी इनकम्प्लीट है। सेकंड वालों में टू पी दिखता नहीं है, एस ब्लॉक वालों में टू पी नजर नहीं आता, होता तो है ना बेटा, वो इनकम्प्लीट होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा शुभम को? कुछ समझ नहीं आ रहा शुभम? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देर नहीं हुई है, कोई कोई दिक्कत नहीं है शुभम, कोई कोई बात नहीं, अभी देर नहीं हुई है। सब्जेक्ट सिर्फ परसेंटेज का खेल नहीं है कि 10वीं में इतने बन गए तो साइंस के काबिल है, नहीं। सब्जेक्ट इंटरेस्ट का खेल है, और हम चलते हैं परसेंटेज से, और हमारे पेरेंट्स भी चलते हैं परसेंटेज से, कि अगर 10th क्लास में इतने परसेंटेज बने तो साइंस, थोड़े कम बने तो कॉमर्स, और कम बने तो आर्ट लेंगे। लेकिन इंटरेस्ट की बात कोई नहीं करता, और हमारी भी यही सोच हो जाती है, यही सोच होती है ना हमारी भी। अरे यही होती है, अरे भाई हम भी गुजरे हैं उस दौर से, हम भी गुजरे हैं उस दौर से। कितनी भी देख लो तुम 3 इडियट मूवी, कितनी कितनी बार देख लो, चाहे कितनी भी दिखा लो अपने पेरेंट्स को, जिस दिन तुम्हारे ऐसे परसेंटेज बनेंगे कि 85 बने साइंस से, भैया साइंस लेगा अब तो मेरा बच्चा। अच्छा बच्चा भी आसपास की एनर्जी में घुल मिल जाता, कर अच्छा सब लोग साइंस साइंस कह रहे हैं तो यार मुझ में ही कोई बात होगी साइंस की। बेटा साइंस लेना और साइंस पढ़ना शुरू करना दोनों बातें अलग हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि हम क्या हैं, हम किसके लिए बने। समझ नहीं आ रहा? देर नहीं हुई शुभम? 98% लिख रहे हैं बहुत सारे, 98%। इतने में तो 2 3 पास हो जाए हमारे जैसे तो। 96, 85, देखो सब ऐसे ही आए हैं, सारे ऐसे ही आए हैं। अबे सारे ही मेरिट में आए हो क्या? ले भाई अगला लिख। अच्छा एक ट्रांजिशन एलिमेंट एक वर्ड आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, यहां पे भी तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एलिमेंट्स विच हैव
elements in which both ultimate and penultimate shells are incomplete. मतलब लास्ट टू हो गई बेटा, nth और इसको बोलेंगे अपन nth, और इसको क्या बोलेंगे n-1, मतलब ये दोनों मिलके मतलब ऐसे लास्ट टू बोल दें हम। ऐसा बोल सकते हैं लास्ट टू। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, बाद में उसको आईयूपीएससी ने ठीक कर लिया और वो भी हम देख लेंगे इसमें। एलिमेंट्स इन विच बोथ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेड्स आर इनकम्प्लीट, है ना, इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी आयनिक स्टेट। ठीक है बेटा, इन एटॉमिक स्टेट और इन एनी आयनिक स्टेट, यानी कि कोई +1 +2 +3 कोई भी जो नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बात करेंगे। खैर छोड़िए, इन विच बोथ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल्स आर इनकम्प्लीट उसकी बात हम करते हैं। जैसे यहां पे आपके सामने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आर्गन 3d 7 4s 2। सोचो, लगाओ दिमाग, देखो क्या इसकी 3 नंबर शेल कंप्लीट है क्या? क्या इसकी 3 नंबर शेल कंप्लीट है क्या? आप बोलोगे कि सर अंदर अंदर इसमें 3p होगा, है ना, इसको आप खोल के लिख दो 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6 लिख दो, तो अब तुम देखोगे कि ये 3 नंबर शेल है। ये आपकी पूरी क्या हो गई बेटा? 3 नंबर शेल हो गई। यही ये पूरी 3 नंबर शेल। ये देखो, आपने आर्गन को खोल के लिख दिया, आपने आर्गन को खोल के लिख दिया, तो अंदर इसमें 3s और 3p है, तो 3 नंबर शेल तो पूरी ये हुई, ये n-1 है, और ये हो गई आपकी पूरी nth शेल। अब 4 नंबर शेल, लगाओ दिमाग, अगर 4 नंबर शेल है तो L क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3, यानी कि ये हो सकता है 4s p d f। अब तुम सोचोगे कि 4s में तो 2 है, तो मैं बोलूंगा बेटा आगे तो 4p भी बैठा है, आगे 4d भी बैठा है, आगे 4f भी बैठा है, ये पूरी है ना बेटा, और इसमें 0 0 0 है। शेल पे फोकस करो, जो दिख रहा है उसको मत सोचो। कह रहे दिख रहा है 4s पूरा भरा हुआ है, अरे 4s तो एक सब शेल है, पॉइंट तो शेल है। हमेशा शब्द शब्द पकड़ो, ये शब्द देखो ना, शेल की बात हो रही बेटा, सब जगह पे शेल की। तो 4 नंबर शेल का मतलब सिर्फ 4s नहीं होता है, उसमें आगे 4p 4d 4f भी है। 4 नंबर शेल का मतलब ये है, और इनमें खाली पड़ा है ये। 4 नंबर शेल की जो कैपेसिटी होती है वो होती है 2 6, कितने हो गए? 32 की कैपेसिटी होती है इसकी। देखो यहां 14 आएगा, यहां 14 आ सकते हैं या 10 आ सकते हैं, कितने हो गए? 24। यहां कितने आ सकते हैं? 6 30, और यहां कितने आ सकते हैं? 2 32। इसकी 4 नंबर शेल की कैपेसिटी होती है 32 इलेक्ट्रॉन्स। क्या तुमको 32 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। दिखेंगे तो फुलफिल्ड बोल देंगे, अगर दिखते तो हम इसको बोलते कि हाँ इसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है। इसकी कैपेसिटी है भैया 32 इलेक्ट्रॉन की, नहीं है तो क्या करें? सर मेरा नाम ले लो प्लीज। क्या ये इसकी कैपेसिटी बताओ? 3 2, ये भी भरा हुआ है 8, लेकिन इसमें तो 10 की कैपेसिटी है ना। इस 3d7 सबशेल की अगर मैं बात करूं तो 10 भर सकते हैं ना बेटा इसमें, तो अभी तो 7 ही है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। अगर मैं बात करूं तो इसकी टोटल कैपेसिटी 18 की है,
इसकी टोटल कैपेसिटी 18 की है भाई। 10 यहां, 8 यहां हो गए, 6 यहां, 2 यहां, 10 यहां होने चाहिए, तब 18 बोलेंगे। तो इसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की है, इसकी कैपेसिटी 32 इलेक्ट्रॉन की है। नहीं है पूरे इसमें, इसमें पूरा नहीं है 3 नंबर शेल में, ये भी इनकम्प्लीट है और ये भी इनकम्प्लीट है। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि जो जनरली डी ब्लॉक के होते हैं, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, डी ब्लॉक वालों को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज थोड़ी सी तगड़ी वाली चीजें चल रही है ना, ठीक है। खैर, अब यहां पे नोट लगा के एक चीज लिखो, नोट लगा के ये नोट कर लिया, फिर आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। कह रहा 4f कैसे होगा, अरे बेटा 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, मैं जानता हूं वो तो, लेकिन तुमको बोले कि भैया 4 नंबर शेल, अब 4 नंबर शेल में जितनी सब शेल्स हैं वो तो बोलनी पड़ेगी ना। 4 नंबर शेल को कंप्लीट कब माना जाएगा किसी एलिमेंट में, जब वो ये सब भर चुका होगा, तब 4 नंबर शेल को कंप्लीट माना जाएगा। 4f में तो जाता ही नहीं है सर। अरे बेटा वो तो है इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। अब भरा हुआ है, भरा हुआ है तो खाली भी तो होंगे ना, खाली भी तो पड़े होंगे, तो ये खाली पड़े हैं ना बाकी के, तो नहीं गया इनमें इलेक्ट्रॉन, नहीं गया तभी तो इनकम्प्लीट बोल रहे हो। नहीं गया तभी तो इनकम्प्लीट बोल रहे हो। 4 नंबर, तुम शेल पे फोकस कर रहे हो ना, मैं तो तुम्हें तुम्हारे को एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली चीज बता रहा हूं। मैंने कब पीरियोडिक बताया है, मैंने नहीं सीखा, और इनफैक्ट मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में चीजें सिखाई हुई है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बेटा जी आपको ये सारी चीजें सिखाई हुई है, फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब नोट कर लिया आपने। अब देखो, मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, और हालांकि पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, वो अपन ने 3 और 4 में, 4 को बाहर लिखते हैं किताबों की तरह। हमें भी पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाएगा फिर 3d में जाएगा, बट ठीक है हम ऐसा भरते हैं, 4s2। अब बताओ, अब बताओ ये पहली चीज, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये Z इज इक्वल्स टू 30 है और ये जिंक है। अब इसको देखो, मैं तुमको क्या सिखाना चाह रहा हूं वो देखना। कंट्रोवर्सी कहां आई कि बोहर तो कह के भाग गया, ये N-1 शेल है और ये यहां पे कंप्लीट है। इसमें पूरे 10 आते ही तो ये तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कंप्लीट हो गई। 3f होता नहीं है, 3p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, सब में बराबर आ गया तो कंप्लीट हो गया। ये तो कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन हां, ये वाला अभी भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहां 0 है, यहां 0 है और यहां भी 0 है, ये इनकम्प्लीट है। अब लफड़ा पड़ गया, तो बोहर से पूछा लोगों ने कि यार ये बता, तू ये बता, तो उसने कहा देखो यार मेरे को नहीं पता, मैंने जो डेफिनेशन दी है वो दी है, बाकी सब में लग रही है। क्या बोले लग रही, बोले 12 नंबर ग्रुप में नहीं लगेगी। क्या बोला उसने, 12 नंबर ग्रुप में नहीं लगेगी, 12 नंबर ग्रुप में लगती नहीं है ये, 12 नंबर ग्रुप में लगती नहीं है। 12th ग्रुप जो होता है ना, ये ग्रुप नंबर 12th, ग्रुप नंबर 12th, जिंक, कैडमियम, मरकरी और यू बी, जिसको हम 112 भी बोल सकते हैं, अन बाइयम, या CN भी बोल दो, कॉपरनीशियम। इन सब में ये सबको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। रीजन इज N-1 shell is complete
इन दीज एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि बाहर वाली और उससे एक कम वाली, अंदर वाली, घर वाली नहीं, बाहर वाली और अंदर वाली दोनों ही इनकम्प्लीट होनी चाहिए। बाकी सब में ये वैलिड है, जिंक वगैरह में नहीं है। ठीक है, जिंक में नहीं है, इसके नीचे आने वाले कैडमियम में नहीं है, इसके नीचे आने वाले मर्करी में नहीं है, इसके नीचे आने वाले सीएन कॉपरनीशियम में नहीं है, इसको यूयू भी बोलते हैं। एक कह रहा है, निहारिका कह रही है कि जब 3 में 3F ही नहीं है तो उसे कंप्लीट कैसे बोलेंगे? कह रही है कि निहारिका इधर निहार, पहले पहले इधर निहार, तू इधर आ। निहारिका कभी भी ढंग से निहारो चीजों को, ठीक है? ये देख, अगर एन की वैल्यू 3 होती है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है निहारिका? 1 2, यही हो सकती है, हो सकती है। एस होगा, पी होगा, डी होगा, यानी 3S होगा, 3P होगा, 3D होगा। क्या 3F नाम की कोई चीज होगी क्या? अरे 3F होता ही नहीं है भाई। अब नहीं होता है तो कंप्लीट यही तीन, इस भैया ये 3 कमरों का ही घर है, चौथा कमरा होता ही नहीं है इसमें। अब 3 कमरों का घर है और तीनों कमरों में आदमी फुलम फुल भर दिए, तो हो गई ना उसकी शेल की कैपेसिटी खत्म। 3F नाम का तो कमरा ही नहीं होता। अब अगर आप 4 नंबर घर में आओगे, ये 4 नंबर घर है, इस 4 नंबर मकान में 4 कमरे हैं, 4 नंबर मकान में 4 कमरे हैं। हमेशा एक चीज दिमाग रखो, जितना तुम आगे लिखते हो ना उतनी ही सबशेल्स होती है उसमें। देसी जुगाड़ बताता हूं, ये तुम जब 3 बोलते हो ना तो याद रखना 3 ही सबशेल होती है। जब तुम 2 बोलते हो ना तो 2 ही सबशेल होती है, एक 2S और एक 2P। देसी जुगाड़ है, याद करने का तरीका। जब तुम n = 4 बोलते हो ना तो दिमाग में ले आओ 4 सबशेल है। अब 4 को कैसे याद रखोगे? S P D F, S P D F। ये जितनी तुम वैल्यू बोलते हो उतनी सबशेल होती है। n = 5 करते हो। सर डीप में क्यों जा रहे हो? क्या करूं बेटा? वो निहारी का ढंग से निहार ही नहीं रही है। निहारी का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के नहीं आई है। कह रहे लुक्की है। ए यार ये लुक्का लुक्की मत किया करो यार, अच्छा नहीं लगता। मतलब मजा आता है पर अच्छा नहीं लगता। मजा तो आता है। तो ग्रुप नंबर 12 जो है वो बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे क्या? क्या कंप्लीट ग्रुप नंबर 12 जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो सर फिर इनको डी ब्लॉक में क्यों रखा हुआ है? तो बोलेंगे कि भैया इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि इनको डी ब्लॉक के साथ पढ़ लिया जाता है, पर सही मायने में ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये होते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स in which nth, n-1, n-2 shells are incomplete.
देखो बेटा शुरू हो जाना। रिप्रेजेंटेटिव और नॉर्मल वो था जिसमें सबसे आखिरी इनकम्प्लीट थी। फिर ट्रांजिशन आया जिसमें सबसे आखिरी के साथ साथ एक अंदर वाली n-1 इनकम्प्लीट थी। फिर इनर ट्रांजिशन आया जिसमें सबसे आखिरी एक कम वाली और उससे अंदर वाली तीनों ही इनकम्प्लीट होती। इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, कोई भी एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है ऐसा ही होता है। जैसे यहां लिख दो, यहां लिख दिया जीनोन लिख दिया, ठीक है, फिर लिख दिया हमने 4f7 लिख दिया, ठीक है, फिर यहां लिख दिया हमने क्या 5d, 0 कर दो, लो 1 कर दो, 0 कर दो, 2 कर दो, कुछ 1 भाई जैसे 1 कर दोगे तब भी इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, 0 करोगे तब भी इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। यहाँ 1 लिखोगे तो भी इनकम्प्लीट, 0 लिखोगे तो भी इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ तो 10 होने चाहिए जो कि होते नहीं है। फिर ये रहा 6s2, ऐसे मान लो, चलो चलो ये 1 मान लो या 0 भी मान लो तो भी इनकम्प्लीट ही का, 0 मानो 1 मानो कुछ भी करो, 10 तो हो नहीं सकते, 10 होते ही तो ये वैसे भी ट्रांजिशन एलिमेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है n-2, क्या ये कंप्लीट है? नहीं है। ये क्या है? n-1। ये क्या है? n। क्या ये सब की सब इनकम्प्लीट है? यस। ये तो दिख ही रहे हैं इनकम्प्लीट। ये आगे 6p होगा, 6d होगा, 6f होगा, 6h होगा, 6g होगा, क्योंकि 6 है तो 6 होनी चाहिए ना। अरे सिंपल सी बात है, 6 दिख रहा है तो 6 सबशेल्स होंगे इसमें, s p d f g h। तो ठीक है, हमको उतना पता है कि दिख रहा है कि भाई ऐसी भरा है अभी तो छठे का सिर्फ, तो ये इनकम्प्लीट ही है। क्लियर है? तो ये सब ऐसे होते हैं, ये सब इनकम्प्लीट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। कितने तरह के होते हैं बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? दो, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। अब मुझे बताओ कि टर्म्स अगर आएंगी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो अभी पता लग जाएगा। एक एक और चीज जो है वो लिख देना बेटा, ये कौन सा नंबर का लिखा है हमने? 3 नंबर पे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा है, राइट? ये 2 था, यस। ये 3 नंबर पे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा है। 4 नंबर पे हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा है। ठीक है भाई, एक छोटा सा कोई ऐसे ही बॉक्स बना के लिख देना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कभी सुन लो। टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं? टिपिकल एलिमेंट्स को कहा गया थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। बस इतना काफी है और कुछ नहीं है। टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये था बोहर का क्लासिफिकेशन बेटा। टिपिकल एलिमेंट्स वगैरह वगैरह, ये जो ऐसे नाम आपने सुने हैं ये सब मैंने लिख दिए हैं। क्लियर है? इसके अलावा ऐसी ये वैसे पुराने पुराने टाइप की चीजें हैं, जो इसमें ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही हैं। तो इन जनरल हमारे लिए ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होते हैं? डी ब्लॉक वाले। उन्हें ये नाम क्यों दिया ट्रांजिशन, क्यों दिया? देखो, क्योंकि ये रहा एस ब्लॉक, ये रहा डी ब्लॉक और ये रहा पी ब्लॉक। तो बेसिकली ये मेटल्स होते हैं और इधर ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स से नॉन मेटल्स का ट्रांजिट है, ये जाने का रास्ता बीच का है। ये मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ शिफ्ट होने वाला ट्रांजिट है। ट्रांजिट समझते हो ना, रास्ते के लिए बोलते हैं ट्रांजिशन फेज, कि यहां से वहां जाओगे, यहां से वहां जाओगे, जब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो बीच में आते हैं ये।
इसीलिए इन्हें बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जो नाम ट्रांजिशन एलिमेंट दिया गया ना, ये एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट से उठाया गया। उसने ये कहा कि भैया ये मेटल और नॉन मेटल के बीच का ट्रांजिट है, बेसिकली रास्ता है। तो बोले इसको क्या बोले, बोले ट्रांजिशन एलिमेंट बोल दो। ठीक है। फिर इनर ट्रांजिशन, बोले ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही निकाले गए एलिमेंट्स हैं, तभी तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट का पीरियड भी 6th और 7th होता है, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट का भी होता है। तो हमने क्या किया, 57 और 72 के बीच में से उठा लिए। फिर हमने 89 और यहां पे 104 के बीच में से उठा लिए। तो ट्रांजिशन के बीच में से ही तो उठाए हैं, तो अंदर से, ट्रांजिशन के अंदर से उठाए गए, कह रहे इनर ट्रांजिशन बोल दो इसको। तो ये जो नाम दिए गए हैं ना, ये है तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं, ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन नाम तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में। तो ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन जो है वो बेसिकली आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या, कि ये नाम कैसे दिए गए थे। ये पूछेगा कोई नई डेफिनेशन ना, मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच वाला। अब उनके भी बीच में से निकाल दिया, बोले इनर ट्रांजिशन हो गया। बाकी क्या कंप्लीट क्या इनकम्प्लीट वो सब मैं सिखा चुका हूं। ठीक है भाई, क्या कंप्लीट है क्या नहीं है वो सब मैं सिखा चुका हूं। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो भैया, आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके अकॉर्डिंग तो जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं, और एक मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी, उसके अकॉर्डिंग थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हुआ करते थे। तो हम आज वाला लिख लेते हैं, क्योंकि मेंडलीव वाला अगर पूछेगा तो वो स्पेशल सवाल पूछ लेगा। अच्छा याद दिलाया बेटा, मैं भी भूल जाता। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर ब्रिज एलिमेंट्स। और मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें तीसरे पीरियड के हिसाब से था वो। मेंडलीफ की एक पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी जिसे हम नहीं पढ़ते हैं, है ना, बाढ़ में जाने दो उसको, फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिख ही दिया कि आज की पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो होते हैं ना बेटा, उनको कहा जाता है क्या, ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? गुड। अब आता है डायगोनल रिलेशन। एक टॉपिक है छोटा सा, वो करेंगे पूरा। अगर गाना सुनना है तो रुक जाओ, फिर पढ़ना तो पड़ेगा। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है तिरछा रिलेशनशिप। सर ये तिरछा रिलेशनशिप पड़ोस वाला पसंद आ जाता है। अगर पड़ोसी पसंद है तो वो तिरछा ही हुआ। अपने घर में ना देखकर पड़ोस के घर में देखना इस डायगोनल रिलेशनशिप। अपने घर में ना देखकर पड़ोस के घर में देख लेना इज डायगोनल रिलेशनशिप। अब सर ये डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है, ये क्या टर्म आया? तो देख बेटा, ये रहा लिथियम, ये रहा सोडियम। इसे देखना तो अपने घर में चाहिए था, इसे देखना तो अपने घर में चाहिए था, लेकिन ये देखता कहां है? ये देखता है बेरिलियम और मैग्नीशियम। तो बताओ, इसने कहा कि तू मेरे को मेरे जैसा ही लगता है। लिथियम ने और मैग्नीशियम ने कहा कि अपना डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल तो समझते हो, विकर्ण होता है। डायगोनल का मतलब विकर्ण, विकर्ण है ना, विकर्ण, ये ऐसे वाला, ये विकर्ण होता है, विकर्ण, टेढ़ा। कह रहा तुम मुझको मेरे ही जैसा लगता है। तो ऐसा यही नहीं, और सुनिए, जब ऐसा ये करेगा, जब ऐसा ये करेगा तो ये कहां चुप बैठेंगे? तो इन्होंने कहा कि भैया मुझको भी अपने जैसा ही लगता है ये।
और इसने कहा मुझको भी ये अपने जैसा ही लगता है। अपने जैसा लगने का मतलब क्या है कि इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर गई। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? मैच करती है। बहुत से मायनों में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती है। जैसे बेरिलियम कंपाउंड बनाता है वैसे एल्यूमिनियम कंपाउंड बनाता है, जैसे लिथियम कंपाउंड बनाता है वैसे मैग्नीशियम कंपाउंड बनाता है। केमिकल रिएक्शंस भी दोनों एक जैसे ही करते हैं। कि तू मुझको मुझता ही लगता है, वो वाली बात है। गुलाबी दिन चल रहे मोहब्बत के, है ना। कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि टेढ़ा देखना। टेढ़ा देखना मतलब अपना घर छोड़ के, या अपना घर मतलब ये इसका ग्रुप है ना बेटा, अपना घर छोड़ के पड़ोस वाले घर में से, हाँ, पड़ोस वाले घर में देखना और कहना कि वो मुझको मुझसा ही लगता है। कुंडली मैच कर जाना। डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है। क्या होता है बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप ये होता है। सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसे बोलेंगे? सिमिलर प्रॉपर्टीज किसकी? सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से। एडजेसेंट ग्रुप जो होता है उसके थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से लिंक होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स विच आर डायगोनली रिलेटेड। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जो हैं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं बेटा, ये n इज इक्वल्स टू 2 है और ये n इज इक्वल्स टू 3 है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से मैच करना, और वो भी कौन से एलिमेंट्स? जो उनके साथ डायगोनली रिलेटेड है, उनके साथ मैच करना, उसे कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है इसकी कि क्या होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन जरूर पूछेगा, रीजन जरूर पूछेगा, वो लिख देते हैं। रीजन, रीजन क्या होता है? रीजन होता है सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। ओ हो, अब ऐसा शब्द आओ, क्या आ गया ये यार। अच्छा, पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? कि तुझ में कितना पोटेंशियल है टेस्ट में पता लग जाएगा, मतलब दमखम, ताकत। अब अगर आयनिक पोटेंशियल बोला है तो किसकी ताकत? आयंस की ताकत, आयन की ताकत। लिथियम का आयन क्या होगा बेटा? लिथियम प्लस। और मैग्नीशियम का आयन क्या होगा? मैग्नीशियम 2+। ऐसा ही देखा आपने, है ना। और सीखेंगे हम आगे धीरे धीरे। तो इसके +1 की ताकत और इसके +2 की ताकत कैसे पता लगाएं? अब ताकत का पता कैसा लगाएं? ये लिथियम है और इसके ऊपर +1 है, ये मैग्नीशियम है और इसके ऊपर +2 है। इन दोनों के चार्ज की डेंसिटी लगभग सेम हो जाती है बेटा। ये छोटी साइज पे +1, बड़ी साइज पे +2, लगभग बराबर हो जाते हैं। और यही कारण बनता है इन सब का कि इसका +2, इसका +3, इसका +3, इसका +4। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। अब आयनिक पोटेंशियल शब्द जो है ये नया है, इसके लिए देखते हैं। आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा आयंस की ताकत, कि कितना दम है तेरे में। आयनिक पोटेंशियल का एक नाम मतलब फाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फाई। ये जो फाई होता है ये इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन रेडियस। चार्ज अपॉन रेडियस, रेडियस बोल दो, साइज बोल दो, कितनी साइज पे कितना चार्ज है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक टेनिस बॉल दे दी और एक को मैंने फुटबॉल दे दी, ठीक है। टेनिस बॉल दे दी और फुटबॉल दे दी। जैसे समझना मेरी बात को, कि मैंने लिखा हुआ है लिथियम +1 और फिर मैंने यहां पे लिख दिया पोटेशियम +1। कौन बच्चा, यूं समझ लो ये है क्या? टेनिस बॉल। और ये है क्या? फुटबॉल। क्योंकि साइज तो बड़ी है ना। अरे भाई लिथियम अपन इतना तो अभी आगे पढ़ेंगे, हालांकि साइज वगैरह अभी नहीं पढ़ी है। पोटेशियम बड़ा होता है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, समझना मेरी बात को। अभी के लिए मैं आपको भले ही थोप रहा हूं आपके ऊपर, लेकिन बेटा सुन लो। इसके प्लस की ताकत कैसे निकाली जाएगी? कि इसका +Q/R देखा जाएगा, इसका प्लस भी देखा जाएगा Q/R। मैंने दो लड़कों को, एक को टेनिस बॉल दी, एक को फुटबॉल दी, और बोला कि ये लो पकड़ो, 10 रुपए का फेविकोल तू भी पकड़ और 10 रुपए का फेविकोल तू भी पकड़। यानी फेविकोल दोनों को बराबर दिया। मेरी बात समझना बेटा, फेविकोल दोनों के पास बराबर है। फेविकोल बोले तो ये चार्ज, फेविकोल बोले तो चार्ज, दोनों के पास +1 है।
दोनों के पास +1 है। मैंने एक को टेनिस बॉल दी, एक को फुटबॉल दी, और दोनों को 10-10 रुपए का ही फेविकोल दिया और बोला लगा लो इस पे पूरे पे। क्या बोला? लगा लो। जरा बताओ कि कौन सा, टेनिस बॉल वाला या फुटबॉल वाला, कौन अच्छे से वो 10 रुपए का फेविकोल फैला पाएगा? किस पर ज्यादा बढ़िया लगेगा? ज्यादा तरह से डेंसिटी ज्यादा किस पे लगेगी, टेनिस बॉल पे या फुटबॉल पे? ऑब्वियसली साइज छोटी है, फेविकोल उतना ही है, तो ज्यादा लगा पाओगे ना। ये तो कोई बेसिक सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, एक फुटबॉल दिख रहा है तो मैं समझ सकता हूं बेटा तेरी भावनाओं को, ठीक है ना, मैं समझ सकता हूं। तो टेनिस बॉल पे ज्यादा लगेगा, तो मैं बोलूं कि फिर अगर मान लो मुझे उसके ऊपर कोई चीज चिपकानी है, तो चिपकाने की ताकत टेनिस बॉल की हुई ज्यादा या फुटबॉल की हुई? जिस पर फेविकोल ज्यादा अच्छे से लगा हुआ है वो दूसरी चीज को ज्यादा अच्छे से चिपका पाएगा अपने ऊपर। तो ताकत का मतलब होता है आयनिक पोटेंशियल। तो देखा गया कि इसका +1 और इसका +2 लगभग सिमिलर ताकत रखते हैं, और उसी ताकत का नाम होता है सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। तो कभी भी रीजन पूछा जाए तुम्हें तो क्या लिखोगे? सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। एंड द आयनिक पोटेंशियल मींस, आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं, कि कितनी साइज पे कितना चार्ज है, कि कितनी साइज पे कितना फेविकोल लगाया, वही आयनिक पोटेंशियल है। तो ज्यादा पावरफुल जो है वो कौन होगा? एक ग्रुप में तो ऊपर वाला होगा। अब मुद्दा यह आ गया कि इसका और इसका, भाई अपने नीचे जब ये देख रहा है तो पावरफुल नहीं मिल रहे हैं इसको, लेकिन उधर वाला +2 के कारण इसको इसके जैसा दिखा, उसके कारण इसके जैसे देखा। मतलब ये वही बात हो गई कि अब होने को तो ये टेनिस बॉल है लिथियम, और मैग्नीशियम जो है ये थोड़ी बड़ी बॉल है, लेकिन मैंने यहां पर इसको 10 रुपए का फेविकोल दिया और मैंने इसको यहां पर 20 रुपए का फेविकोल दिया। भाई तेरी साइज बड़ी है तो तू 20 का लगा। अब बेटा अगर मैं इसको फेविकोल ज्यादा ही दे देता हूं, क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नीशियम 2+ है, यानी कि इस पर तो चार्ज +2 है। अब भले ही साइज बड़ी क्यों ना हो, लेकिन चार्ज तो ज्यादा है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये चार्ज बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा ना, रेडियस बढ़ेगी तो ताकत घटेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो ताकत घटेगी। लेकिन अगर मैं इसको फेविकोल ही ज्यादा दे रहा हूं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये आपस में मैच करने लग जाएंगे। भाई जितना उस पे 10 रुपए का लग सकता है उतना ही इस पे 20 रुपए का फेविकोल लग गया। बोले यार अब ठीक है, बैलेंस सा लगने लगता है चीजें। यही कारण है इन सब का, सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। कि भले ही इसकी साइज बड़ी है, थर्ड पीरियड का है बेटा, इसकी साइज ज्यादा है, लेकिन इसके पास फेविकोल भी ज्यादा है, ये +2 है। आप सेम चीज देखो, ये 2+ है, अब इसकी साइज बड़ी है लेकिन ये 3+ होता है, इसके पास फेविकोल 30 रुपए का है, इसके पास +3 है, इसके पास +4 है, इसके पास फेविकोल 40 रुपए का है, भले ही ये बड़ा हो। तो बेसिकली वो चार्ज जो है, वो जो फेविकोल है, वो बैलेंस कर रहा है इस चीज को, इसीलिए इनको लगता है कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है। यही कारण है कि इसका बेटा आयनिक पोटेंशियल इसको कहते हैं। आज के बाद आयनिक पोटेंशियल भूलोगे तो नहीं, भूल जाओ तो टेनिस बॉल, फुटबॉल और फेविकोल से याद रखना बेटा, ठीक है। तो ये बस इतना काफी है डायगोनल रिलेशनशिप में, रीजन ये होता है और कुछ नहीं है। तो हमने छोटी मोटी बातें जितनी है सब कर ली हैं। नेक्स्ट टाइम पर हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं। होमवर्क आज कुछ नहीं करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पर हम क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। डायगोनल रिलेशनशिप की कोई डेफिनेशन नहीं होती, नोट्स भरवाने के लिए टीचर्स भले ही लिख दे, अरे क्या लिखेगा, इसी बात को मैं लिख दूं कि सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली रिलेटेड होता है, इसे डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। क्या मतलब हुआ? तो ये देख के बोल ले, सेकंड पीरियड का एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली रिलेटेड होता है, इसे डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। मुद्दा वो है, रीजन पूछेगा, रीजन होता है इनके सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, चलो। तो बेसिकली आज हमने प्रॉपर्टीज स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि वो एक फ्रेश टॉपिक है, हम उसको फ्रेश
तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि हमारा मंडे को है। कंप्लीटली स्ट्रक्चरल पार्ट पूरा कंप्लीट है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को अब वापस, और आप लोगों का टेस्ट आएगा बीच में, है ना। 10 सवाल दिए हैं हमने, मैंने सिर्फ 10 सवाल दिए हैं, बाकी सारे जो आपका प्रीवियस एटॉमिक चैप्टर है उससे आएंगे। मैंने सिर्फ 10 इसलिए दिए हैं क्योंकि हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उससे 10 क्वेश्चन ही फ्रेम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो कोई बात नहीं, वो आपके लिए आसान हो जाने वाला है। ठीक है, लेक्चर भले ही हमने 6 लगाए हैं, बट अगर आप इस चीज को रिवाइज करना चाहोगे तो आप जल्दी कर दोगे। यस, गाने की बात हो रही थी, मैं सुना देता हूं। लिरिक्स ढूंढ लेने दो भाई, नहीं आता मेरे को। पुराना गाना ही सुनाऊंगा मैं तो, और तुम्हारे लिए ही है। तुम अगर साथ देने का, सबके लिए है, वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। काफी है, और सुनोगे? चलो काफी है, अंतरे मंतरे मेरे को नहीं आते भाई, ऊंचा ऊंचा जाएगा। तो तुम्हारे लिए ही है भैया, है ना, पूरे अर्जुना बैच के लिए है। तुम मुझे देख के मुस्कुराती की जगह मुस्कुराते कर देना, है ना, पूरे अर्जुना बैच के लिए ही था। चलिए, तो आप मुझ में भरोसा दिखाइए, और मैं यूं ही आपको इनऑर्गेनिक के नगमे लुटाता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।